सीएम विष्णुदेव साय का दौरा कार्यक्रम आज रहने वाला है। आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे सीएम साय। पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। तो वहीं दोपहर तकरीबन 1:15 को रायपुर वापस लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आज सीएम विष्णुदेव साय का बिलासपुर दौरा रहने वाला है, जहां पर एक मुख्य कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होने वाले हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल सीएम और उसके बाद तकरीबन 1 बजे वो रायपुर वापस लौट आएंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय का मुख्य कार्यक्रम रहने वाला है। उनका आज दौरा रहेगा बिलासपुर का, जहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो कार्यक्रम है पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, जहां पर खुद सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। तो वहीं देखिए अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है। बदले जाएंगे कई प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष। 9 जुलाई को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक होनी है और 2 दिन तक चलेगा कांग्रेस का मंथन। परफॉर्मेंस के आधार पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके की हार इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में हाथ लगी है कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद मंथन का दौर लगातार जारी है। फिर चाहे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का वहां पर जाना हो या फिर तमाम आला नेताओं का मंथन करना। और इसी बीच ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि बड़ा बदलाव हो सकता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। बदले जाएंगे कई प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष। 9 जुलाई को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक होनी है और तकरीबन 2 दिन तक चलेगा कांग्रेस का मंथन और उसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की तैयारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। खोमन, कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी है और इसी बीच ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या है पूरा मामला? देखिए 3 प्रमुख रूप से होने वाले। पहला तो बदलाव होगा, दूसरा जो जिन्होंने अच्छा काम किया उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तीसरी बात अगर बात करूं तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी किया जाएगा, क्योंकि 5 महीने का वक्त है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। अंजलि, ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जहां जहां लोकसभा चुनाव के दौरान कमियां रह गई, खासकर बूथों पर, उस पर काम करने के लिए जोर दिया जाएगा। यही कारण है कि 2 दिनों तक बैठक चलने वाली है। बैठक में मुख्य रूप से आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से आम जनता के बीच जाना है, आने वाले 5 महीने के पहले ही कैसे चुनाव की तैयारी करना है, किस तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है, इस पर चर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ पीसीसी के द्वारा अलग अलग जिला के अध्यक्षों को निर्देशित किया जाएगा। दूसरी अगर बात की जाए तो बदलाव इसलिए भी होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई। ऐसे में जिन जिला अध्यक्षों ने अच्छा काम नहीं किया उसको बदला जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था। दौरा में कई तरीके से बदलाव देखने को मिले थे। अलग अलग तरीके से जो पदाधिकारी है उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तो आने वाले दिनों में जिन्होंने काम नहीं किया उनको बदला जाएगा। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जिन्होंने अच्छा काम किया लोकसभा चुनाव के दौरान, जिन जिला अध्यक्षों ने अच्छा काम किया अपने जिलों में, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। आने वाले दिनों में संगठन के बड़े पदों पर उनको नवाजा जाएगा। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है फाइंडिंग कमेटी ने समीक्षा की है, जो भी इनपुट निकल कर आया है अब उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली अब ये बदलाव किया जा रहा है, यही जानकारी है। देखिए निश्चित तौर पर जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ दौरा कर रही थी अंजलि, तो इस दौरान अलग अलग जगहों का दौरा उन्होंने किया। उस दौरान कई पदाधिकारियों की शिकायत भी आई। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब छत्तीसगढ़ दौरे से जा चुकी है तो आने वाले दिनों में जब रिपोर्ट हाईकमान को सौंपा गया तो किन किन पदाधिकारियों ने अच्छा काम नहीं किया, किनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है, उसी के आधार पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। जब ऊपर लेवल पर कार्रवाई होगी तो नीचे जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर जिन कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है और उसी बीच ये बड़ी बैठक रहने वाली है। बड़े नतीजे इसके निकलकर सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, मध्य प्रदेश से है। देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान का आज शुभारंभ हो रहा है प्रदेश में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे अभियान का शुभारंभ। जम्बूरी मैदान से प्रदेश व्यापी अभियान का होगा शुभारंभ और आज 12 लाख
पौधे लगाने का रखा गया है लक्ष्य। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को किया गया है आमंत्रित इस अभियान में शामिल होने के लिए। तो एक पेड़ मां के नाम, ये वही अभियान है जिसका जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने भी एक पेड़ मां के नाम लगाया है और आज प्रदेश भर में इस अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान का शुभारंभ करेंगे, जहां वो जम्बूरी मैदान से प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। आज 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस की शुभ तिथि 6 जुलाई से एक पखवाड़े के अंदर भोपाल जिले में तकरीबन 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और अकेले सिर्फ 6 जुलाई यानी कि आज ही भोपाल जिले में विभिन्न स्थानों पर 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या है पूरी जानकारी, अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से। सूरज, क्या ये कार्यक्रम, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए अंजलि, जिस तरह से आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी हाल फिलहाल कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं। हमने भी अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। ऐसे में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस है और उसके अवसर पर एक पेड़ एक माँ के नाम पर राजधानी भोपाल में आज केवल 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा पौधे राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगाए जाएंगे, जहां पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद होंगे। लगभग 25,000 लोगों को भी लाया जा रहा है इन 12 लाख पौधों को रोपने के लिए। तो कहीं ना कहीं साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए तार फेंसिंग की जाएगी। नोडल अफसर भी की जिम्मेदारी होगी कि पेड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पेड़ों को कैसे पानी दिया जाए, ये सारी चीज़ों की तैयारी भी की जाएगी। ऐसा नहीं कि पेड़ लगाकर छोड़ दिया जाएगा। तो राजधानी भोपाल के 300 स्थानों में आज 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने 51 लाख पौधे लगाए थे औद्योगिक क्षेत्र जो इंदौर का पड़ता है। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में आज 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। सबसे ज्यादा पौधे जम्बूरी मैदान में लगाए जाएंगे, जहां पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे। अंजलि, बिल्कुल, तो एक पेड़ मां के नाम अभियान जोरों शोरों से प्रदेश सरकार भी मना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। सुकमा में 7 नक्सलियों को किया गया है गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद भी की गई है उनकी तरफ से और सभी नक्सली प्रभावित थाना चिंतलना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में विस्फोटक जो सामग्री है वो भी इनसे बरामद की गई है। सुकमा से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। सुकमा में 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो पूरे प्रदेश भर में जो अभियान जारी है लाल आतंक के खिलाफ, उसमें एक और बड़ी सफलता लगते हुए नजर आ रही है। हाथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ भी बरामद किया है इन 7 नक्सलियों से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शहनवाज खान, फोन कॉल पर जुड़े हैं मेरे साथ। शहनवाज, एक और बड़ी सफलता लगी है, सुकमा में 7 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरीके से इनका इनपुट मिला था, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली? जी बिल्कुल अंजलि, बता दें कि ये जो पूरी घटना है एक छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर कोंटक इलाके का है, क्योंकि जो इलाका है पूर्ण रूप से चिंतलनार घोर नक्सल प्रभावित एरिया है और ये वही नक्सल प्रभावित एरिया है जहाँ पर लगातार जो है नक्सली घटनाएं होती रहती है। आपको बता दें कि जो कल है चिंतलनार थाना क्षेत्र में 7 नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण किए और 7 नक्सली के पास से भारी विस्फोटक सामग्री जो है बरामद हुआ है। आपको बता दें कि जो 7 नक्सली है, जब पुलिस सर्च अभियान में मुकरम के जंगल में निकली थी, उस समय जो 7 नक्सली जो है पुलिस सर्चिंग पार्टी देखकर भाग रहे थे, जिसके बाद नक्सलियों पुलिस के सुरक्षा बल के जवानों ने उन 7 को पकड़ा और उनसे पूछताछ किया। पूछताछ करने से जब उनका गोला चेक किया गया तो भारी मात्रा में जो था उनके पास बम थे, बारूद थे और कई से को लेकर 7 जो नक्सली थे उनको जिला मुख्यालय में पेश किया गया था। जी
बिल्कुल, तो भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उस पर भी ये सुकमा का जो केस है वो बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस भी पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी सुबह 5 बजे ही दिल्ली से रवाना हुए थे। 2 घंटे की सड़क यात्रा करके 7 बजे वो पिलखना पहुंचे थे और इस गांव की 3 महिला और एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। उन्होंने मुलाकात की पीड़ितों से। क्या कुछ रहा उनके इस दिन में खास, समझिए इस रिपोर्ट से। हाथरस में मची भगदड़ के बाद एक तरफ प्रशासन जांच कर रहा है, यूपी की योगी सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी हो रही है और राजनीतिक दलों के नेता हाथरस पहुंच रहे हैं। आज राहुल गांधी हाथरस भगदड़ के पीड़ितों से मुलाकात करने अलीगढ़ पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अलीगढ़ के पिलखना में पहुंचकर हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने पीड़ितों के परिवार से मिलकर उनका दुख जाना। मुलाकात के बाद पीड़ितों ने बताया कि राहुल गांधी ने हमसे पूछा कि घटना कैसे हुई। उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। अलीगढ़ के बाद राहुल गांधी हाथरस भी पहुंचे। वहां भी पीड़ित परिवार से मिले और उनका दुख बांटा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन की कमी है, इस मामले में लापरवाही हुई है। राहुल ने सरकार से और ज्यादा मुआवजा देने की मांग की है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। राहुल गांधी के हाथरस अलीगढ़ दौरे पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष को ऐसी राजनीति करना है तो वो अपना करते रहें। नई नीति सोचनी चाहिए कि आगे ऐसी घटना ना घटे। ऐसी घटनाएं तो कांग्रेस के समय में भी हुई है। देखिए, विपक्ष को राजनीति करना है, अपने हिसाब से उसको जब मौका मिलता राजनीति करेगा। हमारा मानना है कि कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये संवेदनशील मामला है, विभत्स घटना है, इस पर लोगों को संवेदना देनी चाहिए और एक नई पॉलिसी के लिए लोगों को सोचना चाहिए कि आगे ऐसी घटना न घटे। उसके लिए एक नीति बननी चाहिए और एक नियम कानून, कड़े कानून बनने चाहिए। कुल मिलाकर हाथरस घटना के बाद एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है। बाबा अभी तक फरार है और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं देखिए, एमपी में मॉनसून सत्र के 5वें दिन सरकार कई अहम बिल लेकर आई है। इसी में से एक है अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने का बिल। प्रस्ताव के बाद सदन में विपक्ष भड़क गया और हंगामा करने लगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट इस पर। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। सरकार कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। दरअसल मोहन सरकार विधानसभा की कार्यसूची में अशासकीय संकल्प को लेकर आई है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 समाप्त करने का अशासकीय संकल्प विधानसभा में लेकर आई है, तो वहीं बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने एक कदम आगे बढ़कर बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सियासी बवाल उठना लाजमी था। उषा ठाकुर ने मदरसों में देशद्रोही काम होने का आरोप लगा दिया और मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी की आशंका जाहिर कर दी। देखिए, हमारी दूरी किसी से नहीं है, हम सबकी राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। निश्चित रूप से आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे, जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें और साथ ही उनका भविष्य उज्जवल बन पाए। इसलिए सभी समाज
जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस दिशा पर मेरा ये कदम। तो अभी मैंने पूरा संकल्प नहीं देखा है, लेकिन ये है मजहबी आधार पर कोई भी शिक्षा भारत में होना थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय जो शिक्षाकरण है, राष्ट्रीय शिक्षाकरण के तहत सबको शिक्षा मिले और सबको रोजगार मिले, ये भारत सरकार का भी सोच है और ये मध्य प्रदेश सरकार का भी सोच है। हम भी यही सोचते हैं, कोई भी मदरसा अगर वो मजहबी बात करता है और मजहब से अगर वो कोई दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो ये दुर्भाग्य है। तो वहीं कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि मदरसों में मासूम बच्चे पढ़ते हैं, उनके खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। साथ ही कहा कि इन लोगों के दिमाग में वायरस घुस गया है। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। दरअसल मोहन सरकार अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने का फैसला कर लिया है और इसी को लेकर विधानसभा में सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार जैसे ही प्रस्ताव सदन में लेकर आई, विपक्ष हंगामा करने लगा और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाने लगा। तो वहीं बीजेपी मदरसों को लेकर अशासकीय संकल्प को सही ठहराने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।